अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। बात करेंगे आज चेयरमैन नैब आफ़ताब सुल्तान ने जो गैर मुतवक्के तौर पर इस्तीफ़ा दिया है। 2-3 चीज़ों के ऊपर आपके साथ कुछ ऐसी मालूमात जो शायद इससे पहले आपको नहीं पता होंगी वो शेयर करेंगे। एक कि सबसे पहले कि आफ़ताब सुल्तान के इस्तीफ़े की असल वजह है क्या? कुछ जो अलविदाई जो खिताब उन्होंने किया नैब के अफसरान से उसमें कुछ उन्होंने हिंट दिया है, लेकिन कुछ आपके साथ एक्सक्लूसिव मालूमात शेयर करेंगे कि असल वजह क्या बनी जिसकी वजह से आफ़ताब सुल्तान ने इस्तीफ़ा दिया। दूसरा आई थिंक ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आफ़ताब सुल्तान हैं कौन? क्योंकि जब ये आप जानेंगे तो फिर आपको बेहतर आइडिया होगा कि पूरा आपको एक पिक्चर मिलेगी, एक कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि क्यों आफ़ताब सुल्तान ने इस्तीफ़ा दिया। तो आफ़ताब सुल्तान हैं कौन? बुनियादी तौर पर आफ़ताब सुल्तान जो हैं वो पुलिस सर्विस उन्होंने 1977 में जॉइन किया और आईजी पंजाब भी रहे पुलिस के। उसके अलावा वो आईबी के चीफ भी रहे। इसके अलावा भी उन्होंने मुख्तलिफ जो पोजीशंस हैं उन पर उन्होंने काम किया। जो बुनियादी तौर पर इनके बारे में आम तौर पर एक इमेज और एक तासुर था कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक ईमानदार, असूल पसंद और सिविलियन सुप्रीमेसी के ऊपर यकीन रखने वाले अफसर थे। वैसे तो ये अपनी जो सर्विस कर ही रहे थे मुख्तलिफ जगह पे। पहली दफ़ा ये शायद बहुत से लोग ये मालूमात नहीं जानते होंगे कि जब मुशर्रफ इक़्तिदार में आए, उन्होंने कब्ज़ा किया इक़्तिदार पे और आपको याद होगा कि एक रेफ़रेंडम उन्होंने कराया कि अवाम को ये बताने के लिए कि वो कितना मकबूल है और कितना वो एक भोंडा किस्म का रेफ़रेंडम था जिसमें तमाम जो पुलिस थी, इंतज़ामिया थी, उनको खुद कहा गया था कि वो ठप्पे लगाएँ और ये बताएँ कि जो कौम है या जो पाकिस्तान की अवाम है, वो मुशर्रफ को सदर उन्होंने मुंतखब किया। तो जो आफ़ताब सुल्तान थे, वो उस वक़्त डीआईजी थे सरगोधा के और तमाम जो अफ़सरान थे और तमाम जो पुलिस के एहलकार थे और अफ़सरान थे, जो ब्यूरोक्रेसी थी, उनमें से वाहिद एक आफ़ताब सुल्तान थे जिन्होंने इनकार कर दिया, जिन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, मैं इस रेफ़रेंडम में कोई ठप्पे नहीं लगाऊँगा। और ये वाहिद वो शख्स थे क्योंकि उस वक़्त आपको पता है कि जो एक मिलिट्री डिक्टेटर होता है और नया-नया वो आया हो, तो उसके सामने किसी की नहीं चलती। लेकिन वाहिद ये आफ़ताब सुल्तान थे जिन्होंने इनकार किया वो ठप्पे लगाने से, जो बाकी उनके कोलीग्स कर रहे थे और उसकी वजह से उनको ओएसडी बना दिया गया। तो ये पहला एक इंडिकेशन थी आफ़ताब सुल्तान की कि वो किस तरीके से एक असूल पसंद शख्स हैं। उसके अलावा वो सिविलियन सुप्रीमेसी के ऊपर यकीन रखते हैं और कतई नज़र इसके कि कौन इक़्तिदार में है, उससे हटकर वो असूलों पर खड़ा होना वो जानते हैं। तो ये पहला एक इंडिकेशन था कि जब मुशर्रफ के रेफ़रेंडम के मौके पर उन्होंने बुनियादी तौर पर उस वक़्त के डिक्टेटर को डिफ़ाई किया। दूसरा जो उनका आप समझ सकते हैं कि उनकी कॉम्पिटेंस के हवाले से जो नाम पहले सामने आया वो 2010 में जब उनकी पोस्टिंग हुई इंटेलिजेंस ब्यूरो में और वहाँ पर उन्होंने मल्टी बिलियन जो एक करप्शन का स्कैम था पंजाब बैंक का, उसके हवाले से उन्होंने 5000 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तहकीकाती रिपोर्ट लिखी जिससे उनकी कॉम्पिटेंस का भी अंदाज़ा होता है। लेकिन जो फर्दर एक्चुअली जो लाइमलाइट में आए डीजी जो आफ़ताब सुल्तान थे, वो 2013 में जब नून लीग की हुकूमत आई, नवाज़ शरीफ तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने, तो उन्होंने आफ़ताब सुल्तान को डायरेक्टर जनरल तैनात कर दिया इंटेलिजेंस ब्यूरो का। और जब उनको वो तैनात किया तो उससे पहले मुशर्रफ के आने के बाद जो इंटेलिजेंस ब्यूरो था उसको बिल्कुल कोई रिसोर्सेज़ उस तरीके से दिए नहीं गए थे क्योंकि वो सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी थी और बुनियादी तौर पर वो बिल्कुल एक नाकारा आप कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी बन गई थी और आपको याद हो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ही वाहिद वो सिविलियन एजेंसी है जो आप कह सकते हैं कि हकीकी मानों में वज़ीर आज़म के ताबे होती है, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट भी करती है क्योंकि जो आईएसआई है अगर थ्योरेटिकली तो बिल्कुल वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करती है, उसका काम प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करना है, लेकिन तारीख हमारे सामने है यूजुअली ऐसा होता नहीं है। और माजी में अगर किसी डीजी आईएसआई ने प्राइम मिनिस्टर के साथ लॉयल्टी या उनको रिपोर्ट करने की कोशिश भी की तो उनको कट टू साइज कर दिया गया। ये एक अलग डिबेट है, इस पर फिर भी बात हो सकती है। तो एक काम जो आफ़ताब सुल्तान ने किया क्योंकि वो सिविलियन सुप्रीमेसी पे बिलीव करते थे, उन्होंने रिस्टोर किया आईबी को और एट पार लाया विद आईएसआई और कई ऐसे ऑपरेशंस किए इंटेलिजेंस ब्यूरो ने
जिसमें उन्होंने आईएसआई को भी मात दिया। ये कहा जाता है कि कराची के अंदर जो दहशतगर्दी के खिलाफ और जो ये भत्ताखोर थे और इस तरह के जो क्रिमिनल्स थे, उनके खिलाफ कार्रवाई में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया, जिसकी वजह से वहाँ पर कराची रोशनियों का शहर कहा जाता है उसे, वहाँ पर अमन वापस लौटा। और उसके अलावा जो एक और जो सबसे आई थिंक एक डिफाइनिंग मोमेंट था कि 2014 में जब इमरान खान साहब धरना देने आए और धरना वो यहाँ पे दे रहे थे, और अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का एक जो हिस्सा है, खास करके उस वक्त जो आईएसआई के सरबराह थे जनरल जहीरुल इस्लाम, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो उन चंद जर्नैलों में शामिल थे जो इमरान खान की पस पर्दा और उस धरने की पस पर्दा वो सपोर्ट कर रहे थे। और अगर आपको याद हो तो जो सेनेटर मुशाहिदुल्लाह मरहूम, जिन्होंने एक इंटरव्यू दिया था उस वक्त बीबीसी को, तकरीबन जो धरने का 1 साल जब कंप्लीट हुआ, जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ज़हीरुल इस्लाम की एक जो टेलीफ़ोन कॉल थी वो टेप की थी और वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचाई गई थी, जिसमें मुबैना तौर पर इस बात का ये सबूत मिला था कि इमरान खान के धरने के पीछे जो उस वक्त के आईएसआई के सरबराह हैं, वो मुलव्विस हैं और वो इस धरने के ज़रिए इक़्तिदार पर जो हैं वो काबिज़ होना चाहते हैं। तो वो जो फ़ोन टेप किया था, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ही किया था और वो ये कहा जाता है दो कि उस वक्त तो सेनेटर मुशाहिदुल्लाह को उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई, उनको उनके ओहदे से हटा भी दिया गया, क्योंकि उस वक्त नून लीग के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ौज की तरफ से दबाव था। लेकिन आज अगर आप नून लीग के लोगों से बात करें तो वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि यस, इस तरह की कोई टेप एग्ज़िस्ट करती थी और उसका जो सेहरा है वो जाता था आफ्ताब सुल्तान को। तो आफ्ताब सुल्तान जब तक डीजीआईबी रहे, तो उनकी एक जो बाकी उनके काउंटर पार्ट्स हैं या कंपेटिटर्स हैं, वो आईएसआई हो या दूसरी एजेंसियां हो, उनके दरमियान काफ़ी एक मुकाबले की फ़िज़ा रही। तो ये सारे जानते थे और इसके अलावा भी उन्होंने कुछ ऐसी जब वो डीजी थे आईबी के, कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन, कुछ ऐसी तहकीकात भी की जिसमें बाद में चल के कुछ ऐसे फ़ौज के अंदर ऐसे अफ़सरान जिन पर जासूसी के इल्ज़ाम लगे, जिनको फिर बाद में सज़ाएँ भी दी गईं, उसमें भी ये कहा जाता है कि आईबी ने बहुत मरकज़ी किरदार अदा किया। तो ये एक बुनियादी तौर पर मैं बैकग्राउंड आपको बताना चाहता था कि ताकि आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिले और फिर आपको समझ आए कि आफ्ताब सुल्तान ने ये इस्तीफ़ा क्यों दिया। अब जब आफ्ताब सुल्तान को पिछले साल जुलाई में तैनात किया गया उस वक्त पीडीएम की हुकूमत ने और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, तो पीटीआई ने तो उसको तनकीद का निशाना बनाया था, लेकिन लोगों का ये ख़्याल था कि कतई नज़र इसके कि उस पर पॉलिटिक्स खेलें, कि ये एक अच्छी चॉइस है। आफ्ताब सुल्तान क्योंकि वो असूलों पर कारबंद रहते हैं, वो किसी का दबाव कबूल नहीं करेंगे, वो किसी के कहने के ऊपर मुकदमात नहीं बनाएँगे या किसी के कहने के ऊपर किसी को छूट नहीं देंगे। तो एग्ज़ैक्टली यही हुआ। अब जो मालूमात जो आ रही हैं सामने, जिसमें एक हिंट भी दिया है आफ्ताब सुल्तान ने, जिसमें वाज़ेह है कि उनके ऊपर दबाव था। अब उन्होंने वाज़ेह नहीं किया कि दबाव किसकी तरफ से था, क्या पॉलिटिकल सर्कल्स की तरफ से था या किसी और तरफ से दबाव था। जो मेरा अपना ख़्याल है कि दबाव शायद पॉलिटिकल गवर्नमेंट के बजाय किसी और तरफ से था, क्योंकि एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि जो नैब है, इससे पहले ये एहतसाब ब्यूरो हुआ करता था, जो नून लीग और नवाज शरीफ ने शुरू किया था, सैफुर रहमान उसके पहले चेयरमैन थे। लेकिन जब 1999 के कू के बाद मुशर्रफ आए, तो उन्होंने उसे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बना दिया और उसके बाद से ज़ाहिर है कि वो खुद फ़ौजी थे, तो पै दर पै जो चेयरमैन थे वो फ़ौजी रिटायर्ड जर्नैल ही रहे। और जब वो रिटायर्ड जर्नैल आए तो उन्होंने भर दिया नैब को रिटायर्ड फ़ौजी अफ़सरान से, और उन फ़ौजी अफ़सरान में बहुत से ऐसे लोग जो मेरा ख़्याल है कि इसमें किसी को ढकी-छुपी बात नहीं है, वो बुनियादी तौर पर वो काम एजेंसीज़ के लिए करते हैं, वो बुनियादी तौर पर नौकरी तो नैब के अंदर कर रहे हैं, लेकिन उनकी लॉयल्टी कहीं और पर है। और सिर्फ़ अगर आप देखें तो आफ्ताब सुल्तान जो है वाहिद ये दूसरे ब्यूरोक्रेट थे। इससे पहले चौधरी कमरुज़्ज़मान जो थे, वो पीपल्स पार्टी ने उन्हें नैब का चेयरमैन लगाया था। उसके अलावा या तो रिटायर्ड जर्नैल नैब का चेयरमैन रहा, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज जो है वो नैब का चेयरमैन रहा। जस्टिस जावेद इकबाल की मिसाल हमारे सामने है, और जिस तरीके से वो इस ओहदे के साथ चिपके रहे, शायद उनको भी आज थोड़ी-सी शर्म महसूस हो रही होगी कि अगर आपके अंदर कोई इंटेग्रिटी हो, कोई ऑनर हो, तो आप अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और यही बेहतर समझते हैं कि आप मुस्ताफ़ी हों।
तो बुनियादी तौर पर आफ्ताब सुल्तान उन्होंने ज़ाहिर है कि जब जॉइन किया होगा तो आई एम श्योर कि वो ये चीज़ जानते होंगे कि उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो शायद उसको चैलेंज समझ के लिया होगा कि अगर वो चेयरमैन नैब बनते हैं तो जो बैरूनी मुदाखलत है वो सियासी तौर पर हो या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शायद उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये काम इतना आसान नहीं है और उन्होंने इसीलिए फिर मुनासिब समझा कि इस ओहदे से जो है मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए और ये एक बहुत ऑनरेबल वे है और ये मिसाल भी है बाकी जो हमारे सियासी लीडरान हैं उनके लिए भी। इमरान खान साहब अब दो के बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं जनरल बाजवा के ऊपर कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो असल इख्तियार जनरल बाजवा के पास था, वो उनकी हुकूमत में मुदाखलत करते थे। अगर वो आफ्ताब सुल्तान जैसी सोच रखते तो उनको चाहिए था कि उस वक़्त कम से कम अगर वो बेबस थे तो इस्तीफ़ा दे देते, अवाम को बताते कि देखें जी मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, ज़िम्मेदारी तो है। ये जो हुकूमत है मेरी ये तो एस्टेब्लिशमेंट चला रही है और मैं बेजा मुदाखलत कर रहे हैं तो मुझे इस वजह से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और यही बात मेरे ख़्याल में जो इससे पहले जमातें रही हैं, वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जो बाद में ये कहते रही कि एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें काम नहीं करने दिया, तो मज़ा तब आता है जब आप वक़्त पे चोट मारें। आफ्ताब सुल्तान ने बजाय इसके कि वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस चेयरमैन नैब के लेते रहते और जब वो अपनी मुद्दत पूरी कर लेते और उसके बाद उनसे सवाल होता कि जी आपने उस तरीके से डिलीवर क्यों नहीं किया और उस वक़्त वो ये कहते कि देखें मेरे पास इख्तियार नहीं था, मैं जब चेयरमैन नैब था तो फ़लाँ जगह से मुझे मुदाखलत का सामना था, फ़लाँ जगह से मुझे टेलीफ़ोन्स आते थे, दबाव था मेरे ऊपर और इस वजह से मैं कुछ कर नहीं सका। उसके बजाय उन्होंने एक ऑनरेबल वे अपनाया कि उनको लगा कि शायद ऐसी सूरत में वो काम नहीं कर सकते, तो उन्होंने बेहतर समझा कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हों। इससे एक और चीज़ भी वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अंदर मेरे ख़्याल में हम ये बातें तो बहुत करते हैं कि ईमानदार शख्स होने चाहिए, ईमानदार लोग हैं, उनको इदारों के सरबराह होना चाहिए। लेकिन जब हम किसी ईमानदार शख्स को किसी इदारे का सरबराह बनाते हैं, तो हमारे से वो बात हज़म भी नहीं होती और इसी वजह से शायद हमारे यहाँ जो ईमानदार और जो प्रिंसिपल लोग होते हैं, वो यही कोशिश करते हैं कि फिर अपने आप को इस चीज़ से अलग रखें। तो ये बहुत अफ़सोसनाक पहलू है मेरे ख़्याल में और बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि एक ऐसा शख्स जिसने उस वक़्त सारे लोगों ने उसके सामने एक डिक्टेटर के सामने घुटने टेक दिए, उसके बावजूद उस शख्स ने अपने असूलों पर कारबंद रहा और आज भी वो शख्स जो है, असूलों की बुनियाद पर उसने मुदाखलत की है क्योंकि अगर आप चेयरमैन नैब हैं या किसी ओहदे पर फ़ाइज़ हैं, लेकिन आपको आपके इख्तियारात इस्तेमाल करने नहीं दिए जा रहे या आपके ऊपर दबाव होता है कि आप फ़लाँ फ़ैसला इस तरीके से करें या ये फ़ैसला इस तरीके से करें, तो फिर मेरे ख़्याल में कोई भी जो असूल पसंद शख्स होगा, वो बेहतर समझेगा कि वो उस ओहदे से मुस्ताफ़ी हो। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।